कुछ लोग हर काम में इतना आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। राज छुपा है उनकी डेली हैबिट्स में। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो पावर हैबिट्स दिखाने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री और मुझे और ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर 1 द हैबिट लूप। कैसे हैबिट्स काम करते हैं। ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम है। वो फेल होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ को उनकी हिडन हैबिट्स चला रही होती हैं। सोचो, एक बार जब तुमने एक नया गोल बनाया था, जिम ज्वाइन करना, पैसे बचाना या सुबह जल्दी उठना। पहले दिन एक्साइटमेंट हाई थी, लग रहा था अब लाइफ बदल जाएगी। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और सब वापस पुरानी लाहों पर आ गए। तुमने खुद से कहा, कल से पक्का, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। ये रियलिटी है। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कभी नहीं होती। मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है। असल पावर सिस्टम और रूटीन के अंदर छुपी है, और वो सिस्टम हमारे दिमाग का हैबिट लूप है। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन कर सको कि सक्सेस डिफॉल्ट बन जाए, बिना विल पावर के ड्रेन हुए। यूजीन पॉली का केस इसी बात को सबसे ज्यादा क्लियर करता है। उसका मेमोरी वाला ब्रेन पार्ट खराब हो गया था। वो नए फैक्ट्स या जगह याद नहीं कर पाता था। अगर तुम उससे पूछते किचन कहाँ है, तो ब्लैंक हो जाता। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि वो अपने घर के आसपास बिना भटके वॉक करके वापस आ जाता था। कैसे? क्योंकि उसका ब्रेन अब भी क्यूज और रिवॉर्ड्स के बेसिस पे चल रहा था। रूटीन ऑटोमेट हो चुका था। हैबिट लूप 3 चीजों से बनता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू मतलब सिग्नल, जैसे सुबह अलार्म बजना। रूटीन मतलब एक्शन, जैसे फोन उठाना या ब्रश करना। और रिवॉर्ड मतलब वो सैटिस्फैक्शन जो ब्रेन को मिलती है, जैसे फ्रेश फील करना या डोपामीन हिट। ये लूप बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाता है। पुराने समय में लोग सोचते थे विल पावर ही सब कुछ है, लेकिन विल पावर बैटरी की तरह ड्रेन होती है, और हैबिट लूप एक चार्जर है जो बैटरी को बार बार रिचार्ज करता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग विल पावर पे डिपेंड नहीं करते। वो अपने क्यूज और रिवॉर्ड्स को डिजाइन करते हैं ताकि सही रूटीन्स ऑटोमेटिक बन जाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। अगर तुम्हें रात को लेट नाइट स्नैकिंग की हैबिट है, तो क्यू होता है बोर्डम या स्ट्रेस, रूटीन होता है किचन से चिप्स निकालना, और रिवॉर्ड होता है कंफर्ट। अब अगर तुम इस रूटीन को रिप्लेस कर दो, जैसे बोर्डम पे 5 मिनट वॉक करना या पानी पीना, तो धीरे धीरे ब्रेन नए लूप को एक्सेप्ट कर लेगा। क्रेविंग वही रहेगी, लेकिन रूटीन बदल जाएगा। और ये सिर्फ नेगेटिव हैबिट्स तक सीमित नहीं है। पॉजिटिव हैबिट्स भी इसी प्रिंसिपल से बनती हैं। अगर तुम हर सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो क्यू हो सकता है अलार्म, रूटीन एक्सरसाइज करना, रिवॉर्ड एंडोर्फिन्स और एनर्जी बूस्ट। जब ये बार बार रिपीट होता है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक सिग्नल देगा कि अब एक्शन लेना है। अब एक फ्रेमवर्क समझ लो। 1. अपने क्यूज आइडेंटिफाई करो: स्ट्रेस, थकान या एक स्पेसिफिक टाइम। 2. रिवॉर्ड को समझो: रिलीफ, कंफर्ट या स्टिमुलेशन। 3. रूटीन को रिप्लेस करो, इरेज मत करो। 4. रिपीट करो जब तक लूप ऑटोमेटिक ना हो जाए। आज की लाइफ में ये हर जगह अप्लाई होता है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो डिस्ट्रैक्शन से फाइट कर रहा है, एक प्रोफेशनल जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहता है, या कोई जो हेल्थ बेटर करना चाहता है। हैबिट्स को समझना मतलब अपना दिमाग हैक करना। छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीटली बदल सकती हैं। एक नेगेटिव हैबिट को आइडेंटिफाई करके और उसके क्यूज और रिवॉर्ड्स को समझकर तुम नए रूटीन्स डेवलप कर सकते हो जो तुम्हारी ग्रोथ और सक्सेस के लिए ऑटोमेटिक काम करें। आज एक छोटी एक्शन स्टेप लो। अपनी एक नेगेटिव हैबिट लिखो, उसका क्यू और रिवॉर्ड समझो, और रूटीन को रिप्लेस करने का एक आइडिया लिखो। कल उसको टेस्ट करो। ये छोटी शुरुआत तुम्हारी पूरी लाइफ को रिवायर कर सकती है। सक्सेस विल पावर से नहीं, सिस्टम से बनती है, और सिस्टम सिर्फ एक छोटी चॉइस से स्टार्ट होता है। जब तुम अपने हैबिट लूप्स को समझ लोगे, तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस ऑटोमेटिक और एफर्टलेस बन जाएंगे। लाइफ का असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगा। चैप्टर 2 द क्रेविंग ब्रेन। हैबिट्स को ड्राइव कौन करता है? इंसान अपनी हैबिट्स तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती, प्रॉब्लम क्रेविंग्स की होती है। क्रेविंग वो इनविजिबल फोर्स है जो हैबिट्स को चलाती है।
सोचो एक रोज तुम अपने घर के पास वाली बेकरी के पास से गुजरते हो। वहां से गर्मा गर्म कॉफी और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की खुशबू आती है। तुम खुद से कहते हो बस एक कॉफी लूंगा, लेकिन कॉफी के साथ तुम पेस्ट्री भी ले लेते हो। तुम्हें लगता है तुमने डिसीजन लिया, पर असल में तुम्हारा ब्रेन क्रेविंग पे रिएक्ट कर रहा था। क्रेविंग ने तुम्हें कंट्रोल किया, ना कि तुमने क्रेविंग को। साइंस ये कहता है कि हर हैबिट लूप 3 चीजों से बनता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। लेकिन इन तीनों के बीच जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है क्रेविंग। अगर क्रेविंग ना हो तो क्यू और रिवॉर्ड अपना कनेक्शन खो देते हैं। क्रेविंग ही है जो रूटीन को बार बार रिपीट करवाती है और दिमाग को कन्विंस करती है कि ये एक्शन रिवॉर्ड लाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में मंकीज को एक सिंपल गेम सिखाया गया। जब स्क्रीन पे एक शेप दिखाता और वो बटन प्रेस करते तो उन्हें जूस मिलता। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मंकीज ने सिर्फ शेप देखते ही डोपामिन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब रिवॉर्ड आने से पहले ही क्रेविंग एक्टिवेट हो गई थी। ये प्रूव करता है कि क्रेविंग्स ही वो एनर्जी हैं जो पूरा हैबिट लूप चलाती हैं। हमारी डेली लाइफ भी इसी साइंस पे चलती है। फोन का एक छोटा सा नोटिफिकेशन साउंड बजता है, क्यों मिल गया, तुम्हारे दिमाग में क्रेविंग ट्रिगर होती है, शायद इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। रूटीन, तुम फोन अनलॉक करते हो। रिवॉर्ड, या तो एक दोस्त का मैसेज मिलता है या एक रैंडम अपडेट। लेकिन तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डोपामिन रिलीज कर चुका होता है, इसीलिए हम बार बार फोन चेक करते हैं, चाहे कोई खास बात हो या ना हो। अब सोचो स्ट्रेस के टाइम स्मोकिंग की क्रेविंग। क्यों है स्ट्रेस, क्रेविंग है रिलीफ। रूटीन सिगरेट जलाना, रिवॉर्ड रिलैक्सेशन। अगर तुम सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो क्रेविंग को समझना होगा। तुम क्रेविंग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रूटीन को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे सिगरेट की जगह च्युइंगम, डीप ब्रीथिंग या 5 मिनट का वॉक का रूटीन बनाओ। ब्रेन को रिलीफ का रिवॉर्ड अब भी मिलेगा, पर रूटीन हेल्दी बन जाएगा। कंपनीज भी इसी क्रेविंग के प्रिंसिपल को समझकर प्रोडक्ट्स डिजाइन करती हैं। टूथपेस्ट पहले सिर्फ टीथ क्लीन करता था, लेकिन जब उसमें टिंगलिंग सेंसेशन ऐड की गई, क्रेविंग क्रिएट हो गई। लोग उस सेंसेशन के एडिक्ट बन गए और ब्रशिंग रोज की हैबिट बन गई। फूड कंपनीज चिप्स में ऐसी फ्लेवर्स डिजाइन करती हैं जो तुम्हें एक पैकेट खत्म करने पे मजबूर कर दें। तुम्हें लगता है तुम चॉइस कर रहे हो, लेकिन असल में क्रेविंग्स तुम्हें चॉइस दिला रही हैं। क्रेविंग सिर्फ फूड और हेल्थ तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट्स भी क्रेविंग्स पे बेस्ड हैं। नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट एपिसोड ऑटोप्ले फीचर या शॉपिंग ऐप्स का लिमिटेड टाइम ऑफर नोटिफिकेशन तुम्हारी क्रेविंग को इग्नाइट करता है। तुम्हें लगता है तुम वॉलंटरीली रिएक्ट कर रहे हो, पर असल में ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम ने तुम्हें प्री प्रोग्राम कर दिया होता है। फ्रेमवर्क सिंपल है। पहले अपने क्यूज आइडेंटिफाई करो। कौन से मोमेंट तुम्हें ट्रिगर करते हैं, बोर्डम, स्ट्रेस या एक स्पेसिफिक जगह। फिर क्रेविंग का असली मतलब समझो। क्या तुम्हें कंफर्ट चाहिए, एनर्जी बूस्ट या एस्केप। रूटीन को रिप्लेस करो जो वही रिवॉर्ड दे सके। जैसे सिगरेट की जगह च्युइंगम, डीप ब्रीदिंग या 5 मिनट का वॉक का रूटीन बनाओ। ब्रेन को रिलीफ का रिवॉर्ड अब भी मिलेगा, पर रूटीन हेल्दी बन जाएगा। क्रेविंग को समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि तुम अपनी लाइफ के हर एडिक्टिव पैटर्न को डिकोड कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ट्रिगर्स और रिवॉर्ड्स पे ध्यान देना है। एक बार क्रेविंग का असली फेस समझ आया तो तुम अपनी हैबिट्स रीडिजाइन कर सकते हो। तुम्हारी डेली चॉइसेस ऑटोमेटिक और एफर्टलेस बन जाती हैं और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हें रोकता नहीं। आज से एक छोटी प्रैक्टिस शुरू करो। अपनी एक बैड हैबिट नोट करो, उसका क्यों लिखो, क्रेविंग आइडेंटिफाई करो और एक रिप्लेसमेंट रूटीन सोचो। कल से उसको टेस्ट करो। तुम देखो कि तुम्हारी क्रेविंग्स अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही, तुम उन्हें कंट्रोल कर रहे हो। रिमेंबर, क्रेविंग को समझना मतलब अपनी हैबिट्स का स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेना, और जो अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ के लूप्स को रीडिजाइन कर सकता है। यही असल फ्रीडम है। और फ्रीडम का मतलब सिर्फ चॉइसेस नहीं, बल्कि अपनी एक्शंस को प्रिडिक्टेबल और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाना है। जब तुम क्रेविंग का सोर्स समझ जाओगे, तुम्हारे लिए हैबिट चेंज इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हर क्रेविंग एक सिग्नल है। अगर तुम उसको डिकोड कर सको तो तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो। चैप्टर 3, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। हैबिट्स को तोड़ने का असली तरीका। हैबिट्स को तोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन सच ये है कि तुम उन्हें पूरी तरह इरेज नहीं कर सकते, तुम बस उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। सोचो एक इंसान जो सालों से ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है। हर शाम का उसका रूटीन सेम होता है: ऑफिस के बाद बार जाना, दोस्तों के साथ पीना और फिर घर लौटना। क्यू है स्ट्रेस और थकान, रूटीन है अल्कोहल और रिवॉर्ड है टेम्परेरी रिलैक्सेशन। अब अगर तुम उससे कह दो कि ड्रिंकिंग बंद करो तो कुछ दिन चलेगा, लेकिन क्रेविंग और रिवॉर्ड का लूप वापस खींच लेगा। लेकिन जब उसमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस ज्वाइन किया, एक नई चीज ऐड हो गई: बिलीफ और कम्युनिटी। अब उसका रूटीन बदल गया। स्ट्रेस के बाद बार की जगह मीटिंग,
रिवॉर्ड अब भी रिलीफ है, लेकिन साथ ही सपोर्ट और बिलोंगिंग का एहसास भी। यही है गोल्डन रूल, क्यू और रिवॉर्ड सेम रखकर रूटीन को चेंज करो। साइंस कहता है हैबिट्स इरेज नहीं होती। तुम्हारा ब्रेन पुराने पैटर्न्स को स्टोर करके रखता है, इसीलिए रिलैप्स इतना कॉमन है। लेकिन जब तुम पुराने लूप को नई रूटीन से भर देते हो, तब तुम्हारा ब्रेन नए पाथ पे शिफ्ट करना सीख जाता है। यह प्रोसेस पेशेंस मांगता है, लेकिन पॉसिबल है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक क्रिकेट प्लेयर का हैबिट था हर मैच से पहले प्रेशर फील करते ही सिगरेट जलाना। क्यों? एंग्जाइटी। रिवॉर्ड कामनेस। जब उसने सिगरेट छोड़ने की ट्राई की, कुछ दिन के लिए विल पावर काम आया, फिर वापस स्लिप हो गया। उसने अपनी रूटीन को रिप्लेस किया डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन से। अब भी एंग्जाइटी क्यों था? रिवॉर्ड कामनेस था, लेकिन रूटीन नया था। धीरे धीरे उसका ब्रेन नए लूप को एक्सेप्ट करने लगा। गोल्डन रूल को समझने का मतलब है तुम्हें अपनी हर डिस्ट्रक्टिव हैबिट को चेंज करने का प्रैक्टिकल तरीका मिलता है। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, जंक फूड हो, स्मोकिंग हो, ओवरथिंकिंग हो या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन, प्रिंसिपल सेम है। तुम्हें बस 3 चीजें क्लियरली आइडेंटिफाई करनी है। क्यू, कौन सा सिग्नल तुम्हारी हैबिट स्टार्ट करता है? एक जगह, एक फीलिंग, एक टाइम या एक दोस्त? रूटीन, तुम उस क्यू पे क्या एक्शन करते हो? रिवॉर्ड, तुम्हें उस एक्शन से क्या मिलता है? कंफर्ट, एस्केप, एनर्जी, हैप्पीनेस, स्ट्रेस रिलीफ। फिर रूटीन को रिप्लेस करो। अगर रात को बोर्डम से जंक फूड खाते हो, तो उसी क्यू पे फ्रूट, हर्बल टी या 5 मिनट वॉक ट्राई करो। रिवॉर्ड अब भी कंफर्ट है, लेकिन रूटीन हेल्दी है। अगर स्ट्रेस में फोन स्क्रॉल करते हो, तो उसी मोमेंट पे शॉर्ट वॉक लो या म्यूजिक सुनो। रिवॉर्ड अब भी रिलीफ है, रूटीन कंस्ट्रक्टिव है। और सबसे बड़ा फैक्टर है बिलीफ। लोग तब तक सस्टेन नहीं कर पाते जब तक वो बिलीव नहीं करते कि चेंज पॉसिबल है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस और दूसरे सपोर्ट ग्रुप्स इसी प्रिंसिपल पे चलती हैं। कम्युनिटी तुम्हें बिलीव देती है कि तुम अकेला नहीं हो, और जब तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि नई रूटीन भी तुम्हें वही रिवॉर्ड दे सकती है, तभी परमानेंट चेंज होता है। एक और एग्जाम्पल ले लो। वेट लॉस के लिए लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन इनिशियल क्रेविंग्स और ओल्ड ईटिंग हैबिट्स उन्हें वापस खींच लेती हैं। जो लोग अपने क्यू और रिवॉर्ड को समझ के नए रूटीन सेट करते हैं, जैसे स्ट्रेस पे वाटर बॉटल सिप करना, वॉक या हेल्दी स्नैक लेना, उनकी सक्सेस ज्यादा सस्टेनेबल होती है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम वही फील करता है, लेकिन रूटीन पॉजिटिव है। आज एक छोटी प्रैक्टिस शुरू करो। अपनी एक हैबिट लिखो जो तुम्हें तोड़नी है, उसका क्यू और रिवॉर्ड समझो। अब एक रिप्लेसमेंट रूटीन डिजाइन करो। कल से उसको अप्लाई करो और नोट करो तुम कैसा फील करते हो। छोटी शुरुआत एक नए लूप की सीड है। ये याद रखो, तुम अपने क्यूज और रिवॉर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम रूटीन डिजाइन कर सकते हो, और वही तुम्हारी फ्रीडम है। गोल्डन रूल तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी लाइफ का सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। जब तुम इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, तुम्हारे लिए हैबिट चेंज मुश्किल नहीं, बल्कि मैनेजेबल और प्रिडिक्टेबल बन जाएगी। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा एलाय बन जाएगा और तुम अपनी लाइफ का रियल कंट्रोल पाओगे। चैप्टर 5, स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस। विल पावर को ट्रेन करना। ज्यादा लोग समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से मिलती है, लेकिन असल में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपनी विल पावर को हैबिट बना लिया है। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। ट्रैविस, एक लड़का जिसका बचपन मुश्किल रहा था। घर में प्रॉब्लम्स, स्कूल में डिसिप्लिन इश्यूज। जब वो बड़ा हुआ, उसने स्टारबक्स ज्वाइन किया। नॉर्मली तुम्हें लगता होगा कि कॉफी सर्व करना कोई बड़ा स्किल नहीं है, लेकिन स्टारबक्स ने ट्रैविस को एक नया सिस्टम दिया। अपने गुस्से को कंट्रोल करना, प्रेशर के टाइम काम रहना और हर कस्टमर के साथ एक ही तरह पोलाइट बिहेव करना। धीरे धीरे उसने अपनी विल पावर को कंट्रोल करना सीखा। वो डिसिप्लिन जो एक जॉब के लिए था, उसके पर्सनल लाइफ में भी घुस गया। ट्रैविस के लिए स्टारबक्स सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी जहां उसने अपने इमोशंस और इंपल्सेस को हैंडल करना सीखा। रिसर्च ये दिखाती है कि विल पावर एक मसल की तरह है। जैसे तुम जिम में मसल्स को ट्रेन करते हो, वैसे ही विल पावर को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर तुम उसको प्रैक्टिस करते हो, वो स्ट्रांग होता है। अगर इग्नोर करते हो, वो वीक हो जाता है। और जैसे मसल्स फटीग फील करते हैं, वैसे ही विल पावर भी एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए सुबह के टाइम तुम ज्यादा डिसिप्लिन डिसीजंस ले पाते हो और रात तक विल पावर खत्म हो जाती है। कंपनीज जैसे स्टारबक्स समझ गई थी कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ कॉफी बनाना सिखाएंगी तो वो एवरेज रहेंगे,
लेकिन अगर उन्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करना, पेशेंस डेवलप करना और स्ट्रेस में काम रहना सिखाया जाए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। उन्होंने अपने स्टाफ को एक टूल किट दिया, जैसे अगर कोई कस्टमर रूड हो जाए तो रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्या सोचना है और अपने गुस्से को डाइवर्ट कैसे करना है। ये सब रूटीन्स बन गए और धीरे धीरे विल पावर उनकी हैबिट बन गई। अब सोचो तुम्हारी लाइफ में कितनी बार तुमने अपने आप से कहा होगा कि अब से मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा या मैं हेल्दी खाना खाना शुरू करूंगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आता है तुम पुरानी हैबिट्स पे वापस चले जाते हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन नहीं रख सकते, प्रॉब्लम ये है कि तुमने विल पावर को एक सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया। फ्रेमवर्क सिंपल है। 1. विल पावर को लिमिटेड रिसोर्स समझो, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करो और वाइजली यूज करो। 2. उसको ट्रेन करो छोटी छोटी हैबिट्स से, जैसे डेली एक एक्स्ट्रा टास्क कंप्लीट करना, चाहे मूड हो या ना हो। 3. रूटीन बना लो ताकि स्ट्रेसफुल मोमेंट्स ऑटोमेटिक हैंडल हो सके, जैसे एक स्क्रिप्ट रेडी रखना जब तुम्हें गुस्सा आता है। 4. कम्युनिटी और सपोर्ट ऐड करो, जैसे स्टारबक्स ने अपने एम्प्लॉयज के लिए किया। ग्रुप और एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर को ही इन्फोर्स करते हैं। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम्हें एग्जाम्स के लिए स्टडी करना है और तुम्हारा हैबिट है फोन स्क्रॉल करना, तो तुम फोन को दूसरे रूम में रखो और 25 मिनट के स्टडी ब्लॉक्स बनाओ। पहले दिन टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखेगा कि फोकस भी एक हैबिट है। ये तुम्हारी विल पावर को ट्रेन करेगा, जैसे एक्सरसाइज तुम्हारी मसल्स को करती है। विल पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो कोई गॉड गिवन गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो हर इंसान लर्न कर सकता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी रूटीन्स और तुम्हारी बिलीव्स विल पावर को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाती हैं। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को सही डिजाइन कर लो तो तुम्हारी विल पावर ऑटोमेटिक लगने लगेगी। आज एक छोटी एक्शन स्टेप लो। एक टफ हैबिट पिक करो जो तुम्हें लगता है तुमसे कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाओ। जब मुझे क्रेविंग आए मैं ये करूंगा, इसको लिखो और कल टेस्ट करो। ये तुम्हारी विल पावर को एक एक्सरसाइज देगा। धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। याद रखो, टैलेंट और इंटेलिजेंस एक लिमिट तक ले जाती है, लेकिन जो लोग अपनी विल पावर को हैबिट बना लेते हैं उनके लिए लिमिट तोड़ने का सिस्टम क्रिएट हो जाता है। सक्सेस उन्हीं के लिए डिफॉल्ट बन जाता है। चैप्टर 6 द पावर ऑफ अ क्राइसिस। ऑर्गेनाइजेशंस हैबिट्स को कैसे चेंज करते हैं। ज्यादा कंपनीज को लगता है कि चेंज एक प्लान से होता है। असल में चेंज तब होता है जब क्राइसिस उनकी पुरानी हैबिट्स तोड़कर नए सिस्टम्स बनाने पर मजबूर करता है। सोचो, एक हॉस्पिटल जहां डॉक्टर्स और नर्सेस ब्रिलियंट है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। एक गलत इंजेक्शन, एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन और पेशेंट की लाइफ रिस्क में। नॉर्मल डेज में सब लोग अपनी अपनी डिपार्टमेंट की हैबिट्स में बिजी होते हैं। डॉक्टर्स अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, नर्सेज अपना काम और मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट्स। लेकिन जैसे ही एक बड़ा क्राइसिस आता है, एक पेशेंट की डेथ या एक लीगल केस, सडनली पूरी ऑर्गेनाइजेशन जाग जाती है। ये क्राइसिस उन्हें फोर्स करता है कि वो अपने पुराने रूटीन्स तोड़कर नए सिस्टम्स क्रिएट करें। क्राइसिस एक मिरर है जो फ्लॉज दिखाता है और एक पुश है जो नई हैबिट्स बनाता है। अमेरिकन हॉस्पिटल रोड आइलैंड के एक केस में एक सर्जन ने गलती से रॉन्ग साइड पे ऑपरेशन कर दिया। ये इंसिडेंट एक मैसिव क्राइसिस बना। मीडिया ने हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज किया, लॉसूट्स फाइल हुए, पेशेंट्स का ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हॉस्पिटल के लिए ये मोमेंट सर्वाइवल का था। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब सिस्टम को कंप्लीटली रीडिजाइन करना होगा। डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच कम्युनिकेशन के नए रूल्स बनाए गए, चेकलिस्ट्स मैंडेटरी हो गई और हर सर्जरी के पहले और बाद एक स्टैंडर्डाइज्ड रिचुअल इंट्रोड्यूस हुआ। धीरे धीरे ये नई रूटीन्स हैबिट बन गई और हॉस्पिटल एक सेफर प्लेस बन गया। अगर वो क्राइसिस ना होता, शायद पुराने इनएफिशिएंट हैबिट्स कभी चेंज नहीं होते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये पैटर्न दिखाई देता है। जैसे पॉल ओ नील ने अल्कोहा में सेफ्टी को एक कीस्टोन हैबिट बनाया, वैसे ही कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने क्राइसिस के बाद अपने कल्चरल हैबिट्स को शिफ्ट किया। क्राइसिस एक नेचुरल ओपनिंग होता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है और लोग नई चीज ट्राई करने के लिए रेडी होते हैं। लीडर्स जो स्मार्ट होते हैं वो क्राइसिस को वेस्ट नहीं होने देते। वो उस मोमेंट को यूज करके एक नया आइडेंटिटी और नई रूटीन्स एस्टैब्लिश कर देते हैं।
डेली लाइफ में भी तुमने ये पैटर्न नोटिस किया होगा। कभी-कभी एक पर्सनल क्राइसिस जैसे हेल्थ स्केयर, जॉब लॉस या एक एक्सीडेंट इंसान को अपनी पूरी लाइफस्टाइल रीथिंक करने पर मजबूर कर देता है। एक इंसान जो सालों से अनहेल्दी खाना खाता था, एक हार्ट प्रॉब्लम के बाद सडनली डिसिप्लिन अडॉप्ट कर लेता है। एक स्टूडेंट जो दिन भर प्रोक्रेस्टिनेट करता था, एक फेल एग्जाम के बाद अपना रूटीन रीडिजाइन कर लेता है। क्राइसिस तुम्हें तोड़ता है, लेकिन साथ ही एक नया फाउंडेशन बनाता है। फ्रेमवर्क ये कहता है, पहला, क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी समझो। ये एक नेचुरल पुश है पुराने पैटर्न्स तोड़ने का। दूसरा, क्लियर विजन इंट्रोड्यूस करो। क्राइसिस के बाद लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, लीडर को एक सिंपल डायरेक्शन देनी होती है। तीसरा, नई रूटीन्स एनफोर्स करो। जो रूल्स तुम इंट्रोड्यूस करते हो उनको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि वो हैबिट बन जाए। चौथा, आइडेंटिटी शिफ्ट क्रिएट करो। ऑर्गेनाइजेशन या इंसान को अपने आप को नए नजरिए से देखना पड़ता है। हम सेफ हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचो। जब एक सिटी में एक्सीडेंट के बाद हेलमेट रूल्स स्ट्रिक्ट किए गए, शुरू में रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही पेनल्टीज इंपोज हुई और अवेयरनेस कैंपेन्स चले, धीरे धीरे हेलमेट वेयरिंग एक डिफॉल्ट हैबिट बन गई। क्राइसिस ने एक नई कल्चर क्रिएट कर दी। यह चैप्टर यह सिखाता है कि चाहे इंसान हो या ऑर्गेनाइजेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब पुराने सिस्टम्स को हिला दिया जाता है। क्राइसिस अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो तुम्हें अपने अनकॉन्शियस हैबिट से जगाता है। तुम्हें एक चॉइस देता है, या तो पुराने सिस्टम के साथ गिर जाओ या नए सिस्टम के साथ ग्रो करो। आज एक छोटी एक्शन स्टेप लो। अपनी लाइफ के एक छोटे क्राइसिस या सेटबैक को देखो। उसे सिर्फ दर्द के रूप में मत देखो। सोचो कि उसने तुम्हें कौन सा पुराना पैटर्न तोड़ने पर मजबूर किया। क्या तुम उससे एक नया रूटीन बना सकते हो? क्राइसिस तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर तुम उसे सही यूज करो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। ये याद रखो, ऑर्गेनाइजेशंस और इंसान दोनों को चेंज की जरूरत होती है, लेकिन चेंज कभी वॉलंटरी नहीं होता। वो तब होता है जब एक क्राइसिस तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर कर देता है। क्राइसिस एक कर्स लगता है, लेकिन असल में वो एक हिडन ब्लेसिंग है जो तुम्हें नए हैबिट्स डिजाइन करने का मौका देता है। चैप्टर 7, हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट, हैबिट्स, डेटा और प्रिडिक्टेबिलिटी। हर आदमी को लगता है कि उसकी शॉपिंग या स्पेंडिंग उसके पर्सनल चॉइस का रिजल्ट है, लेकिन असल में तुम्हारी परचेजेस तुम्हारी हैबिट्स का एक मिरर होती हैं और कंपनीज तुम्हारी हैबिट्स को तुमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं। टारगेट, एक बड़ा रिटेल स्टोर, एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक डेटा एनालिस्ट को असाइनमेंट मिलता है कि कौन से कस्टमर्स प्रेग्नेंट हैं ताकि उन्हें स्पेशल ऑफर्स भेजे जा सकें। एनालिस्ट ने शॉपिंग पैटर्न स्टडी किए। उसने देखा कि प्रेग्नेंट विमेन अर्ली मंथ्स में फ्रेग्रेंस फ्री लोशन, जिंक और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़्यादा खरीदने लगती हैं। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिक वाइटामिन्स और लार्ज बैग्स ऑफ अनसेंटेड वाइप्स। ये सब सिग्नल्स एक एल्गोरिदम में फीड किए गए। रिजल्ट, टारगेट इतना एक्यूरेट हो गया कि वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर लेता, कभी कभी तो फैमिली मेंबर से पहले। एक केस में एक फादर गुस्सा हो गए क्योंकि उनकी टीनेज डॉटर को मटर्निटी कूपन्स मिल रहे थे। लेटर उसने डिस्कवर किया कि उसकी बेटी सच में प्रेग्नेंट थी। ये एग्जाम्पल स्कैरी भी है और पावरफुल भी। ये दिखाता है कि हैबिट्स प्रिडिक्टेबल होती हैं। तुम्हें लगता है तुम एक अलग डिसीजन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी क्रेविंग्स और रूटीन्स तुम्हें एक पैटर्न में डाल देती हैं। कंपनीज ये पैटर्न पकड़कर तुम्हें उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तरफ पुश करती हैं जो तुम ऑलरेडी लेने वाले हो। शॉपिंग सिर्फ एक फील्ड है। तुम्हारी एंटरटेनमेंट चॉइसेस, तुम्हारी ऑनलाइन ब्राउजिंग, तुम्हारी फूड ऑर्डर्स, सब एक ट्रेल बनाते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स रेकमेंड करती है बेस्ड ऑन योर फर्स्ट 10 चॉइसेस। फूड डिलीवरी ऐप्स तुम्हें बार बार वही कुजीन पुश करती हैं जो तुम 1-2 बार ऑर्डर कर चुके हो। ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, ये तुम्हारी हैबिट्स हैं जो तुम्हें प्रिडिक्ट करने लायक बनाती हैं। अब ये तुम्हारे लिए एक आई ओपनर है। अगर कंपनीज तुम्हारी हैबिट्स को तुमसे बेटर समझ सकती हैं, तो तुम अपनी लाइफ को खुद क्यों नहीं समझ सकते? अगर एक डेटा शीट तुम्हारे एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकती है, तो तुम खुद अपने क्यूज और रूटीन्स ट्रैक करके अपनी आइडेंटिटी रीडिजाइन कर सकते हो। फ्रेमवर्क सिंपल है। 1. अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। एक हफ्ते के लिए लिखो तुम्हारी सबसे कॉमन रूटीन्स क्या हैं, जैसे दिन भर फोन चेक करना, एक ही खाना ऑर्डर करना या शॉपिंग के सेम ब्रांड्स चूज करना। 2. ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। कब तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो? सैलरी आने के तुरंत बाद शॉपिंग, स्ट्रेस के बाद फूड डिलीवरी। 3. ऑल्टरनेट रूटीन्स टेस्ट करो। एक ही क्रेविंग को अलग तरीके से सेटिस्फाई करने की प्रैक्टिस करो।
4. अपना पर्सनल एल्गोरिदम बनाओ। डिसाइड करो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, जैसे स्ट्रेस के टाइम वॉक, सैलरी के टाइम 20% सेविंग। टारगेट का एग्जाम्पल ये भी दिखाता है कि नॉलेज एक डबल एजेड सोर्ड है। अगर तुम्हें अपने पैटर्न्स का अवेयरनेस नहीं है तो कोई और तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर तुम अपने पैटर्न समझ जाते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर सकते हो। डेली लाइफ में इसको अप्लाई करना सिंपल है। अपनी एक शॉपिंग हैबिट ऑब्जर्व करो। क्या तुम हर बार ग्रोसरी लेने जाते हो और अननेसेसरी स्नैक्स भी ले आते हो? ये तुम्हारा लूप है। क्यू है स्टोर विजिट, क्रेविंग है कंफर्ट या एक्साइटमेंट, रिवॉर्ड है टेस्ट और सेटिस्फैक्शन। अब तुम उस रूटीन को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे स्टोर के एक नए सेक्शन से एक हेल्दी ऑप्शन लेना। धीरे धीरे तुम्हारा लूप शिफ्ट हो जाएगा। यह चैप्टर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रियलिटी बताता है। तुम प्रिडिक्टेबल हो। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें एक पैटर्न में बांध देती हैं, लेकिन तुम प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद पावरलेस नहीं हो। तुम अपने लूप को समझकर एक नया पाथ डिजाइन कर सकते हो। अगर कंपनीज तुम्हारी हैबिट से $1 बिलियन बिजनेसेस बना सकती हैं, तो तुम अपने ही हैबिट से एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लाइफ डिजाइन कर सकते हो। आज एक छोटी एक्शन स्टेप लो। अपनी एक इंपल्सिव परचेज या एक रिपीट बिहेवियर नोट करो, उसका क्यू और रिवॉर्ड लिखो, फिर उस लूप के लिए एक नई रूटीन प्लान करो। ये तुम्हारी जिंदगी का अपना पर्सनल एल्गोरिदम बनाने का पहला स्टेप होगा। याद रखो, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें वल्नरेबल बनाती हैं, लेकिन वही तुम्हें पावरफुल भी बना सकती हैं। बस फर्क ये है कि क्या तुम अपना डेटा और अपना लूप खुद कंट्रोल करते हो या कोई और तुम्हारी तरफ से डिसीजन ले रहा है। Chapter 8, Saddleback Church and the Montgomery Bus Boycott, Habits of Communities. इंडिविजुअल हैबिट्स एक इंसान को बदल देती हैं, लेकिन जब वही हैबिट्स एक ग्रुप या कम्युनिटी शेयर करती है तो वो सोसाइटी को बदल देते हैं। सोचो मॉन्टगोमरी, अलाबामा, 1955। एक दिन रोजा पार्क्स एक बस में अपनी सीट देने से मना कर देती हैं। ये एक छोटी सी एक्शन थी, लेकिन उसने एक ऐसा मूवमेंट इग्नाइट किया जो अमेरिका के सिविल राइट्स हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। सवाल यह है कि क्यों एक एक्शन इतना पावरफुल बन गया। रोजाना और भी लोग सिमिलर रेजिस्टेंस करते थे, लेकिन वो मूवमेंट्स फेड हो गए। रोजा पार्क्स के केस में डिफरेंस था कम्युनिटी के हैबिट्स का। उसके फ्रेंड्स, चर्च ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने तुरंत बॉयकॉट ऑर्गेनाइज किया। एक सिंपल रूटीन, बस लेना, एक कलेक्टिव रिफ्यूजल में बदल गया। रिवॉर्ड, डिग्निटी, यूनिटी और जस्टिस का एक शेयर्ड फीलिंग। हैबिट्स सिर्फ इंसान तक लिमिटेड नहीं रहती। जब ग्रुप्स एक शेयर्ड हैबिट अडॉप्ट करते हैं, वो एक सोशल रूटीन बन जाता है। जैसे एक चर्च जहां लोग एक ही दिन एक ही जगह जमा होते हैं, रिचुअल्स रिपीट करते हैं और एक शेयर्ड बिलीफ को रिएनफोर्स करते हैं। सैडलबैक चर्च का एग्जाम्पल लो। पास्टर रिक वॉरेन ने अपनी चर्च को ग्रो करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, स्मॉल ग्रुप्स। लोग हर वीक एक ही टाइम और एक ही जगह मिलते, एक कॉमन रूटीन फॉलो करते। धीरे धीरे वो रूटीन एक हैबिट बन गया और एक शेयर्ड हैबिट ने एक स्मॉल चर्च को अमेरिका के सबसे बड़े मूवमेंट्स में से एक बना दिया। कम्युनिटी हैबिट्स पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोशल प्रेशर और बिलोंगिंग के साथ आते हैं। जब तुम एक ग्रुप का पार्ट होते हो जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट करता है, तुम ऑटोमैटिकली उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हो। जैसे एक फ्रेंड सर्कल जहां सब फिटनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, तुम भी जिम जाने लगते हो। या एक ऑफिस जहां सब डेडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तुम्हारा डिसिप्लिन अपने आप इंप्रूव हो जाता है। कम्युनिटी का लूप तुम्हारी इंडिविजुअल हैबिट्स को रीएनफोर्स करता है। फ्रेमवर्क ये कहता है कि 1. शेयर्ड क्यूज, एक इवेंट, एक प्लेस या एक सिंबल जो सबको ट्रिगर करता है, जैसे चर्च बेल्स या एक कलेक्टिव प्रोटेस्ट। 2. शेयर्ड रूटीन, एक रिचुअल या एक रिपीटेड एक्शन जो ग्रुप करता है, मीटिंग्स, मार्चेज, प्रेयर्स। और 3. शेयर्ड रिवॉर्ड, एक इमोशनल या कल्चरल पे ऑफ जो सब फील करते हैं, यूनिटी, आइडेंटिटी, डिग्निटी, बिलोंगिंग। सिविल राइट्स मूवमेंट इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने कम्युनिटी के शेयर्ड हैबिट्स को एक्टिवेट किया। हर बॉयकॉट एक रूटीन बन गया, हर मार्च एक रिवॉर्ड क्रिएट करता, डिग्निटी और होप। यह हैबिट सिर्फ एक कॉज के लिए नहीं, एक आइडेंटिटी के लिए फाइट बन गई। डेली लाइफ में भी तुम देख सकते हो। इंडिया में फेस्टिवल्स का एग्जाम्पल लो। हर साल सेम डेट, सेम रिचुअल्स, सेम फूड। ये क्यूज और रूटीन्स एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं। वैसे ही यूनिवर्सिटीज में क्लब्स, ऑफिसेज में ट्रेडिशंस और मोहल्लों में सोसाइटीज, सब एक शेयर्ड हैबिट लूप बनाते हैं और यही एक कम्युनिटी को एक आइडेंटिटी देते हैं। अब सवाल यह है कि तुम अपनी लाइफ में कम्युनिटी हैबिट्स को कैसे यूज कर सकते हो। सिंपल है, अगर तुम अपनी एक पॉजिटिव हैबिट को परमानेंट बनाना चाहते हो, उसको एक ग्रुप के अंदर डालो।
जैसे एक रीडिंग क्लब ज्वाइन करो अगर तुम्हें रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है। एक फिटनेस ग्रुप के साथ वॉक या योगा करो। जब तुम एक ग्रुप के क्यूज, रूटीन्स और रिवॉर्ड्स का हिस्सा बन जाते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमैटिकली फॉलो करता है। एक्शन स्टेप: एक ऐसी हैबिट चूज करो जो तुम अडॉप्ट करना चाहते हो। अब उसके लिए एक ग्रुप या कम्युनिटी ढूंढो जहां वो रूटीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट वीक उस ग्रुप का पार्ट बनो। तुम देखोगे कि एक पॉजिटिव हैबिट सोलो स्ट्रगल के बजाय एक एफर्टलेस रूटीन बन जाएगी। याद रखो, इंसान अकेला चेंज ला सकता है, लेकिन कम्युनिटीज एक कल्चर को बदल देती हैं। तुम्हारी इंडिविजुअल ग्रोथ तभी सस्टेन होती है जब उसे एक शेयर्ड लूप सपोर्ट करता है। हिस्ट्री ने बार बार ये दिखाया है, चाहे वो सिविल राइट्स मूवमेंट हो या एक स्मॉल चर्च का एक्सपेंशन, कलेक्टिव हैबिट्स की पावर एक सोसाइटी को रीडिफाइन कर सकती है। चैप्टर 9 द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल। हम अपनी हैबिट्स को कैसे चूज करते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में अक्सर सोचता है कि उसके डिसीजंस उसकी मर्जी के होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे एक्शंस काफ़ी हद तक हमारी हैबिट्स ड्राइव करती हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपनी हैबिट्स के स्लेव हैं या उन्हें मास्टर बना सकते हैं। सोचो एक इंसान जिसका नाम है एंजी। एंजी एक कंपल्सिव गैम्बलर थी। हर वीकेंड वो कसिनो चली जाती और हर बार अपने आप को प्रॉमिस करती कि अब सिर्फ एक गेम खेलूंगी, लेकिन वो एक गेम कभी एक पर रुकती ही नहीं थी। उसके ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स बार बार सेम क्रेविंग एक्टिवेट करते और वो अपनी फैमिली के पैसे गैम्बल कर देती। कोर्ट में उसने आर्ग्यू किया कि गैम्बलिंग उसकी हैबिट बन गई है और उससे कंट्रोल करना मुश्किल था। जज ने कहा, हैबिट स्ट्रांग है पर तुम्हारे पास चॉइस है। ये केस एक टफ ट्रूथ हाईलाइट करता है कि हमारी हैबिट्स ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन उन्हें डिज़ाइन या रीडिज़ाइन करना हमारे हाथ में होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हैबिट्स ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं। ये वही पार्ट है जो वॉकिंग या ड्राइविंग जैसे एक्शंस को ऑटो पायलट पे डाल देता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और कॉन्शियस चॉइस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करती है। मतलब तुम्हारी ब्रेन आर्किटेक्चर ही तुम्हें एक चांस देती है। तुम अपने ऑटो पायलट को चलने दे सकते हो या तुम कंट्रोल वापस ले सकते हो। हिस्ट्री से एक और एग्जाम्पल लो। सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। यही फ्री विल का एसेंस है। तुम एक लूप को तोड़कर एक नया लूप चूज कर सकते हो। हैबिट्स तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करती हैं, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस तुम्हारी डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। फ्रेमवर्क सिंपल है। 1. अवेयरनेस। रिकग्नाइज करो कि कौन से एक्शंस ऑटो पायलट पे हो रहे हैं, जैसे फोन उठाना बिना रीजन के या लेट नाइट जंक फूड खाना। 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझो कि तुम अपने हैबिट्स के लिए अकाउंटेबल हो। तुम्हारे पास मैं हेल्पलेस हूं का एक्सक्यूज नहीं है। 3. रिप्लेसमेंट। एक अनहेल्दी रूटीन को एक हेल्दी रूटीन से रिप्लेस करो, क्यू और रिवॉर्ड सेम रहने दो। 4. बिलीफ। सबसे बड़ा फैक्टर है। जब तक तुम बिलीव नहीं करते कि तुम चेंज कर सकते हो, तुम्हारा ब्रेन नए लूप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी समझना जरूरी है कि कभी कभी एक इंसान अकेला अपने हैबिट्स को सस्टेन नहीं कर पाता। इसीलिए कम्युनिटीज, सपोर्ट ग्रुप्स और शेयर्ड रिचुअल्स हेल्प करते हैं, जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वहाँ लोग अपने स्टोरीज शेयर करते हैं, एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी देते हैं और बिलीफ को रीएनफोर्स करते हैं। इंडिविजुअल का फ्री विल ग्रुप के कलेक्टिव सपोर्ट से स्ट्रांग बन जाता है। तुम्हारी डेली लाइफ में इसका मतलब यह है कि अगर तुम एक हैबिट ब्रेक करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हाँ, तुम्हारे क्यूज और क्रेविंग स्ट्रांग हैं, लेकिन तुम्हारे चॉइसेस उससे ज्यादा पावरफुल हैं। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हें कंट्रोल करेंगे या तुम उन ट्रिगर्स को एक नया मीनिंग दोगे। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। कल से एक छोटा क्यू पिक करो जो तुम्हें एक नेगेटिव लूप में डाल देता है, जैसे बोर्डम के टाइम फोन स्क्रॉल करना। उस क्यू के लिए एक न्यू रूटीन लिखो, जैसे बुक का एक पेज पढ़ना या एक क्विक वॉक। हर बार जब वो क्यू आए, कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाओ कि मैं अपना लूप चूज करता हूं। इस प्रैक्टिस से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे नए पैटर्न को अपना लेगा। फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पास्ट के हैबिट्स को डिलीट कर दोगे। फ्री विल का मतलब है कि तुम अपने प्रेजेंट में एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो और अपना फ्यूचर डिजाइन करते हो। हैबिट्स तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाती हैं, लेकिन तुम्हारा चॉइस तुम्हें पावरफुल बनाता है। ये याद रखो, तुम अपनी हैबिट्स नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो अपनी हैबिट्स डिजाइन कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी ऑटो पायलट पे चल रही होगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में हमेशा स्टीयरिंग व्हील होता है। सवाल यह है कि क्या तुम उसे पकड़कर अपना रास्ता बदलते हो या उसे छोड़कर अपने लूप्स के स्लेव बन जाते हो।